है जहाँ के लोग शायद मरना ही भूल जाते हैं और 100 सालों तक की उम्र मज़े से बिताते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे सफ़र पर ले जा रहा हूँ जहाँ एक तरफ धधकते ज्वालामुखी और विशाल ग्लेशियरों वाली आग एवं बर्फ़ की धरती है, तो दूसरी तरफ हजारों साल पुरानी सभ्यता और नीले समुद्र वाला देवताओं का स्वर्ग। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। आइसलैंड। दोस्तों, आइसलैंड उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के ठीक बीचों बीच बसा एक जादुई द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश का मतलब उस देश से होता है जिसकी सीमा किसी दूसरे देश को नहीं छूती, बल्कि उसके चारों ओर समुद्र ही फैला होता है। आइसलैंड को आग और बर्फ की धरती भी कहा जाता है, क्योंकि यह दुनिया की उन चुनिंदा जगहों में से एक है जहां आप एक तरफ विशाल ग्लेशियरों की ठंडी चादर देख सकते हैं, तो दूसरी तरफ धधकते ज्वालामुखी तथा धरती के भीतर से फूटते उबलते पानी के फव्वारे भी यहाँ आपका स्वागत करते हैं। आइसलैंड आर्कटिक सर्कल के मुहाने पर स्थित है, जिसके कारण यहाँ गर्मियों में सूरज कभी नहीं डूबता, यानी 24 घंटे सूर्य की रोशनी मौजूद रहती है। एवं सर्दियों में यहाँ का आसमान हरे नीले रंगों की जादुई रोशनी अर्थात अरोरा लाइट से भर जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतनी प्राकृतिक सुंदरता के बीच में रहने वाले इस देश में एक भी जहरीला जीव नहीं पाया जाता। ना ही यहाँ मच्छर है, ना ही सांप। कुछ एक मधुमक्खी प्रजाति यहाँ अवश्य हैं, परंतु वो भी बेहद शांत है और कभी इंसानों पर हमला नहीं करती। ये खूबी आइसलैंड को दुनिया का सुकून भरा कोना बना देती है। आइसलैंड की धरती पर विज्ञान और प्राचीन लोक कथाओं का एक ऐसा अद्भुत मिलन देखने को मिलता है जो इसे दुनिया का सबसे रहस्यमयी देश बना देता है। कहा जाता है कि यहाँ एल्व्स निवास करते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में हुल्दू फोक भी कहते हैं। ये छिपे हुए लोग होते हैं जो किसी अन्य समानांतर अदृश्य दुनिया में रहते हैं और विशेष रूप से बड़ी चट्टानों और ऊबड़ खाबड़ पत्थरों के भीतर अपना बसेरा बसाते हैं। हालांकि आपको ऐसे किसी भी जीव के अस्तित्व पर शायद यकीन ना आए, किंतु आइसलैंड में इन जीवों की मान्यताएं समाज में प्रबल रूप से फैली हैं। उदाहरण के तौर पर जब भी यहाँ कोई नई सड़क या गली का निर्माण किया जाता है और रास्ते में कोई पुरानी चट्टान आदि आ जाती है, तो उस चट्टान को एल्व्स का घर मानते हुए उसे तोड़ने या हटाने की बजाय सड़क का पूरा नक्शा ही बदल दिया जाता है। आइसलैंड की जादुई धरती पर प्रकृति ने रंगों एवं बनावट का जो अद्भुत संगम पेश किया है, उसकी सबसे बड़ी मिसाल यहाँ की ब्लैक सैंड बीच और डायमंड बीच है। ये तट किसी भी इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या वो इंसान वास्तव में हमारी पृथ्वी पर मौजूद है या किसी दूसरे ग्रह पर पहुँच गया। ब्लैक सैंड बीच का निर्माण हजारों सालों से हो रहे ज्वालामुखी विस्फोटों का परिणाम है, जहाँ धधकता हुआ गर्म लावा जब समुद्र के बर्फीले पानी से टकराया तो वो लावा तुरंत जमकर छोटे छोटे क्रिस्टल जैसे टुकड़ों में टूट गया और आगे चलकर लहरों की रगड़ ने इसे महीन काली रेत में बदल दिया। कई लोग इस स्थान पर अपने शादी के फोटोशूट के लिए भी आते हैं। हालांकि काले रंगों के ये तट काफ़ी खतरनाक भी है। यहाँ अचानक से तेज लहरें उठती हैं जो इंसान को अपने साथ बहाकर ले जा सकती हैं। काले रंग के रेतीले तटों के पास स्थित डायमंड बीच का नज़ारा तो और भी अविश्वसनीय है। ये बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जिन पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो पारदर्शी और कांच जैसे साफ ये बर्फ़ के टुकड़े बिल्कुल असली हीरो की भांति जगमगा उठते हैं। ये दृश्य न केवल आंखों को सुकून देता है, बल्कि ये इस बात का भी सबसे बड़ा प्रमाण है कि आइसलैंड में आग और बर्फ़ का अनोखा मेल इस स्थान को पृथ्वी की सबसे सुंदर और रहस्यमयी जगह बनाता है। आइसलैंड खूबसूरत झरनों का भी देश माना जाता है। यहाँ छोटे बड़े मिलाकर 10,000 झरने विद्यमान हैं, जिन सबका स्वरूप अलग अलग है। कहीं बर्फीली वादियों से झरना गिरता है तो कहीं हरी भरी घाटियों से। आइसलैंड के दक्षिणी तट पर स्थित सेलिया लैंड फॉल्स को तो दुनिया के सबसे अनोखे झरनों में गिना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप इस झरने के बिल्कुल पीछे जाकर खड़े हो सकते हैं। लगभग 200 फीट की ऊंचाई से गिरने वाले इस झरने के पीछे कुदरत ने एक गहरी गुफा बनाई है, जहां से गिरते हुए पानी की पारदर्शी दीवार को देखना किसी दूसरी दुनिया के सपने जैसा लगता है। गर्मियों के दौरान जब शाम को सूरज ढल रहा होता है तो सूर्य की किरणें इस पानी की फुहारों से टकराकर इंद्रधनुष बनाती है, जिसे झरने के पीछे से देखना फोटोग्राफर्स के लिए जन्नत के ही समान है। वहीं सर्दियों में सेला लैंड फॉल्स झरना काफ़ी हद तक जम जाता है, जिस कारण ये किसी जादुई बर्फ के महल जैसा ही दिखाई पड़ता है। जहाँ तक क्षेत्रफल की बात है तो आइसलैंड लगभग 1,03,000 वर्ग किलोमीटर बड़ा है, यानी ये भारत के बिहार राज्य है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 94,163 वर्ग किलोमीटर है से थोड़ा सा ही बड़ा है। वहीं उत्तर प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल लगभग 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, से आइसलैंड का क्षेत्रफल आधे से भी कम है। लेकिन रोचक बात यह है कि जहां बिहार में 13 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं,
और उत्तर प्रदेश में 24 करोड़, वहीं आइसलैंड की कुल आबादी मात्र 4 लाख इंसानों की ही है। इसका अर्थ है कि यहाँ जमीन तो बहुत है लेकिन रहने वाले कम, जिसका नतीजा ये हुआ कि आइसलैंड में कोई भी बेघर इंसान नहीं दिखता। यहाँ भेड़ बकरियों का पालन करने वाले लोग, जो आमतौर पर भारत में गरीब समझे जाते हैं, के पास भी हजारों एकड़ तक फैले बड़े बड़े फार्म हाउस हैं। कुछ किसानों के पास तो 5 से 7 हजार एकड़ में फैली विशाल भूमि भी है, जिसमें यदि आप घूमना शुरू कर दो तो कई सप्ताह तो आपको वो जमीन ही देखने में लग जाएंगे। हालांकि इन फार्मों का 80% हिस्सा बंजर पहाड़ों से ही ढका हुआ है, यानी यहाँ खेती कम होती है और भेड़ बकरियों जैसे पशु चराने का काम अधिक होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आइसलैंड में कोई भी इंसान बेघर नहीं होता, यहाँ के लोग बेहद अमीर हैं। लेकिन यदि कोई इंसान किसी कारण से बेघर हो भी जाए तो आइसलैंड की सरकार ने माउंटेन हट्स नामक अनेकों नारंगी रंग के आपातकालीन शेल्टर बनाए हुए हैं। इनके अंदर रुकने की शानदार व्यवस्थाएं होती हैं। ये घर हमेशा खुले रहते हैं, आप कभी भी जाओ और बिना कोई किराया दिए जितने समय चाहो इनमें रहो। इन घरों में अक्सर वो लोग ही रुकते हैं जो किसी लंबे सफ़र पर हों और किसी तूफान आदि में फंसने के कारण उन्हें सफ़र के बीच में शरण लेनी पड़ी हो। यहाँ रुकने वाले राहगीर अपने पास मौजूद अतिरिक्त सूखा खाना, माचिस या मोमबत्ती जैसी वस्तु छोड़कर चले जाते हैं ताकि आगे आने वाले मुसीबत में फंसे यात्री की मदद हो सके। यानी आइसलैंड के लोग चोरी करने की बजाय खुद का ही सामान छोड़कर जाने वाले दिलदार लोग हैं। वैसे आइसलैंड का नाम दिमाग में आते ही हम लोगों के मन में एक ऐसी दुनिया का चित्र बनता है जहां दूर दूर तक बर्फ फैली होगी, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। बर्फ के साथ साथ इस देश में अनेकों ज्वालामुखी और गर्म पानी के झरने भी मौजूद है। यहाँ 100 से ज़्यादा ज्वालामुखी है, जिनमें से 30 अभी भी सक्रिय हैं और ये ज्वालामुखी इस देश के लिए एक पावर बैंक की भांति कार्य कर रहे हैं। दरअसल आइसलैंड में बिजली कोयले या डीजल से नहीं बल्कि सीधे ज्वालामुखियों की उबलती गर्मी से बनाई जाती है। इस प्रक्रिया को जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं, जिसमें वैज्ञानिक जमीन में हजारों फीट गहरे छेद करके वहां छिपे खोलते हुए पानी और भाप को बाहर निकालते हैं और जब ये तेज दबाव वाली भाप बाहर आती है तो इससे विशाल टरबाइनों को तेजी से घुमाया जाता है, जिससे इतनी बिजली पैदा हो सकती है कि पूरे देश के घर ही रोशन हो जाते हैं। आइसलैंड में करीब 90% बिजली इसी तकनीक से बनती है। रोचक बात यह है कि टरबाइन घूमने के बाद जो गर्म पानी बचता है उसे बेकार नहीं फेंका जाता, बल्कि उसे पाइपों के जरिए शहरों में भेजा जाता है ताकि कड़ाके की ठंड में लोगों के घर गर्म रहें। अपनी इस तकनीक की ही वजह से आइसलैंड न केवल दुनिया के सबसे कम प्रदूषण मुक्त देशों में गिना जाता है, बल्कि यहाँ बिजली बेहद सस्ती और प्रचुर मात्रा में भी है। वैसे तो आइसलैंड में प्रदूषण नाम की महासमस्या का कोई अस्तित्व नहीं है। बावजूद इसके इस देश ने इलेक्ट्रिक कारों को बहुत तेजी से अपनाया है और वर्ष 2023 तक आइसलैंड की सरकार का लक्ष्य अपने देश में मौजूद सभी इंजन वाले वाहनों को पूरी तरह से बंद कर देना है ताकि उनके देश में धुएं का एक कण भी बाकी ना रहे। आइसलैंड में कोई बेरोजगारी नहीं है और यहाँ की सामाजिक समानता भी अद्भुत है। न किसी जात पात या धर्म का भेदभाव और न ही महिला एवं पुरुष का भेदभाव। यहाँ की महिलाएं राजनीति और प्रशासन जैसे सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ बराबर की भागीदारी रखती है। इस देश में एक अनोखा रिवाज भी है जिसमें ठंडी बर्फ के बीचों बीच गड्ढा खोदकर ठंडे पानी में डुबकी लगाना होता है, क्योंकि आइसलैंड के लोग मानते हैं कि ऐसा करने से उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है और दिमागी चिंता से भी मुक्ति मिलती है। हार्ट जमा देने वाले इस ठंडे पानी में ये लोग मज़े से डुबकी लगाते हैं, क्योंकि यहाँ ठंडे पानी से डरने वाले को सबसे बड़ा डरपोक समझा जाता है। ग्रीस। दोस्तों, आपने सिकंदर का नाम जरूर सुना होगा, जिनके नाम के बारे में कहावत प्रचलित है, जो जीता वही सिकंदर। ये सिकंदर, जिनका वास्तविक नाम अलेक्जेंड्रा था, का जन्म वर्तमान ग्रीस में ही हुआ था, जिसे भारत, ईरान एवं अरब देशों में यूनान भी कह दिया जाता है। अलेक्जेंड्रा के अलावा ग्रीस में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे महान दार्शनिक भी हुए हैं, जिनका ज्ञान और अनुभव आज तक मानवता के काम का समझा जाता है। ये देश यानी ग्रीस दक्षिणी पूर्वी यूरोप में स्थित है और 3 तरफ से नीले समुद्र से घिरा हुआ है। अगर आइसलैंड आग और बर्फ की धरती है तो ग्रीस धूप और नीले पानी का स्वर्ग है। ग्रीस की सबसे बड़ी खासियत इसके हजारों द्वीप हैं। यहाँ छोटे बड़े मिलाकर 6000 द्वीप मौजूद हैं, जिनमें से केवल 200 के करीब ही ऐसे हैं जहाँ इंसान रहते हों। बाकी के सभी द्वीपों पर समुद्री स्तनधारी जीवों और प्रवासी पक्षियों का ही बसेरा है। ग्रीस के क्षेत्र में समुद्र का पानी इतना साफ और पारदर्शी है कि आप कई फीट गहराई तक पानी के नीचे की दुनिया को देख सकते हैं। इस पानी में लेश मात्र भी कचरा या गंदगी आपको नहीं मिलने वाली। यही वजह है कि वर्ष 2025 में हुए यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के वैश्विक सर्वे द्वारा ग्रीस को मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द प्लेनेट
अर्थात हमारी पृथ्वी का सबसे खूबसूरत देश घोषित किया गया है। ग्रीस के मशहूर सेंटोरनी द्वीप पर जब आप नीले गुंबद वाले सफ़ेद घरों को देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो किसी चित्रकार ने अपनी जादुई कूची से पूरे शहर को नीले और सफ़ेद रंगों में रंग दिया हो। सेंटोरनी द्वीप का नज़ारा किसी कल्पना या सुंदर सपने जैसा लगता है, जहां गहरे नीले समुद्र के किनारे खड़ी ऊंची काली चट्टानों पर सफ़ेद रंग के घर मोतियों की माला की तरह सजे हुए हैं। इन घरों की सबसे बड़ी पहचान इनके गुंबदों का गहरा नीला रंग है, जो ठीक वैसे ही दिखता है जैसे ग्रीस का आसमान और वहाँ का समुद्र। दरअसल इन घरों को सफ़ेद रंग से इसलिए रंगा गया है क्योंकि ग्रीस में काफ़ी गर्मी पड़ती है और सफ़ेद चूने की पुताई सूर्य की किरणों को वापस से परावर्तित कर देती है, जिससे कड़ाके की धूप में भी ये घर भीतर से ठंडे बने रहते हैं। वहीं छतों और खिड़कियों का नीला रंग यहाँ की साइक्लेडिक वास्तुकला की पहचान है, जो शांति और शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है। सेंटोरनी द्वीप का सबसे मशहूर शहर ओइया एक विशाल ज्वालामुखी के फटने से बनी खाई, जिसे काल्डेरा कहते हैं, के बिल्कुल किनारे पर बसा है। यहाँ की गलियाँ इतनी संकरी और घुमावदार है कि वहाँ गाड़ियाँ नहीं जा सकती, जिस वजह से हर तरफ एक अजीब सा सुकून छाया रहता है। सफ़ेद दीवारों पर लदी गुलाबी बोगनवेलिया के फूलों की बेलें पूरे शहर के नज़ारे को जादुई कर देती है। ये शहर न होकर एक खूबसूरत बगीचे जैसा ही दिखाई पड़ता है। ग्रीस सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि अपने ज्ञान के लिए भी जाना जाता है। जिस लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी में आज हम जीते हैं, उसका जन्म ग्रीस की धरती पर ही हुआ था। जिस तरह से आइसलैंड में लोग एल्स पर विश्वास करते हैं, वैसे ही ग्रीस की पहचान उसके 12 महान ओलंपिक देवताओं से है। यहाँ के लोगों का मानना है कि माउंट ओलंपस, जो ग्रीस का सबसे ऊंचा पहाड़ है, पर देवताओं का घर हुआ करता था, जहाँ बिजली के देवता ज्यूस का राज चलता था। यदि ग्रीस की तुलना अपने भारत के किसी राज्य से करे तो इसका क्षेत्रफल लगभग 1,31,957 वर्ग किलोमीटर है। यानी ये हमारे तमिलनाडु राज्य, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1,30,000 वर्ग किलोमीटर है, के करीब है। लेकिन आबादी के मामले में तमिलनाडु और ग्रीस में अंतर जमीन आसमान का है। जहां तमिलनाडु में 7.5 करोड़ लोग रहते हैं, वहीं पूरे ग्रीस की आबादी मात्र 1 करोड़ के ही आसपास है। यानी यहाँ भीड़ बहुत कम है, और ये कम भीड़ वाली खूबी ही ग्रीस को हर तरफ शांति और सुकून से भर देती है। यहाँ के लोगों का जीवन जीने का तरीका बहुत ही सीधा है। धूप, जैतून की खेती और समुद्र के किनारे घंटों बातें करना इन लोगों की दिनचर्या का हिस्सा माना जाता है। ग्रीस में एक और द्वीप है जिसका नाम इकारिया है। इस जगह को उस रूप में जाना जाता है जहाँ के लोग मरना ही भूल जाते हैं। असल में इकारिया पर इंसानों का औसत जीवन ही 85 वर्ष है, और यहाँ हर 3 में से एक व्यक्ति 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करता है। इस लंबी उम्र का राज इकारिया की शुद्ध हवा, तनाव मुक्त जीवन शैली और साफ एवं स्वच्छ भोजन में ही निहित है। यहाँ के लोग अपनों के साथ वक्त बिताने को सबसे बड़ी दौलत मानते हैं। आइसलैंड की ही तरह ग्रीस में भी लोग मेहमान नवाजी को बहुत प्रेम करते हैं। ये इसे फिलोक्सीनिया कहते हैं, जिसका अर्थ है अजनबियों के प्रति प्रेम। अगर आप यहाँ के किसी गांव में चले जाएं तो स्थानीय निवासी आपको अपने घर बुलाकर चाय या कॉफ़ी अवश्य पिलाएंगे। यहाँ तक कि ग्रीस के लोग एक दूसरे पर इतना भरोसा करते हैं कि दूर दराज में बसे गांव में यदि किसी राहगीर को कोई होटल ना मिले तो वो राहगीर आसानी से किसी भी घर का दरवाजा खटखटाते हुए उस घर में आश्रय प्राप्त कर सकता है। ये लोग अनजान मुसाफिरों को भी भोजन देना और उसे रहने का स्थान देना अपना सबसे बड़ा फर्ज समझते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ग्रीस की धरती पर जैतून की खेती होती है। ये विश्व के सबसे अधिक जैतून उत्पादक देशों में से है, और आपको बता दूं कि खेती बाड़ी की दुनिया में जैतून को लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि एक तरफ जहां भारत में सरसों का तेल औसतन 150 रुपये लीटर मिलता है, वहीं जैतून का तेल अपनी बेहतरीन क्वालिटी और सेहत वाले फ़ायदों की वजह से 1500 रुपये प्रति लीटर तक बिकते हुए देखा जा सकता है। और कीमतों का यही बड़ा अंतर ग्रीस के किसानों की संपन्नता का सबसे प्रमुख कारण है। ग्रीस की जलवायु जैतून के पेड़ों के लिए वरदान जैसी है, जिससे वहाँ के किसान इस लिक्विड गोल्ड की बड़े पैमाने पर खेती कर रहे हैं और अपनी फसल को दुनिया भर के बाजारों में ऊंचे दामों पर बेचकर अन्य पारंपरिक खेती के मुकाबले कई गुना ज़्यादा मुनाफा भी कमा रहे हैं। जैतून की खेती ने न सिर्फ ग्रीस के किसानों को बेहद धनी बना दिया है, बल्कि इस खेती के कारण ग्रीस देश भी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हुआ है। यहाँ कुछ जैतून के पेड़ तो 2000 से 3000 साल पुराने हैं, जो आज भी फल दे रहे हैं। ग्रीस का मेटेओरा नामक स्थान जादुई है, जहाँ आसमान को चूमती विशाल और नुकीली प्राकृतिक चट्टानों के ठीक ऊपर प्राचीन मठ
यानी मोनेस्ट्रीज बने हुए हैं जो दिखने में ऐसे लगते हैं मानो हवा में ही लटक रहे हों। वस्तुतः मेटेओरा शब्द का अर्थ ही हवा में तैरता हुआ स्थान होता है। सदियों पहले भिक्षुओं ने शांति और सुरक्षा की तलाश में इन ऊंचाइयों पर ये असंभव निर्माण किए थे, जहां आज भी कुदरत की बेमिसाल कारीगरी और इंसानी आस्था का एक अद्भुत मेल दिखाई दे जाता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कुदरत ने हमारी पृथ्वी के दो अलग अलग कोनों पर दो ऐसी खूबसूरती सजाई है जो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। एक तरफ आइसलैंड जहां आग और बर्फ का राज है, जहां इंसानों से ज्यादा एल्फ्स की कहानियां सुनाई जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्रीस है जहां सूरज और नीले समुद्र की चमक है, जिसकी मिट्टी से लोकतंत्र और दर्शन जैसी महान सोच का जन्म हुआ और जिसकी हर लहर में हजारों साल पुरानी सभ्यता की गूंज सुनाई देती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यदि आपको मौका मिले तो आप इन दोनों देशों में से किस देश को अपनी यात्रा के लिए चुनेंगे? धधकते ज्वालामुखियों वाले रहस्यमय आइसलैंड को या देवताओं और नीले पानी की जादुई धरती ग्रीस को? अपनी पसंद कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करते हुए मेरा उत्साह भी बढ़ाइएगा। वहीं यदि आपने पहले नहीं किया तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।